चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन का रिवीजन करा दिया था, याद है? और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको शायद कल जाते जाते आपको मैंने बात करी थी किसके बारे में, डबल डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बात करी थी, और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, चेन रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए जरा इंटीग्रेशन, अब ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, इंटीग्रेशन वाली, ठीक है ना? तो इसको आप साथ साथ मेरे आप सीख लेना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिए जरा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का काम क्या होता है वो आप देखो जरा। सबसे पहले आप ये समझो जरा, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक? मतलब अगर आपके पास कोई क्वांटिटी ए को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ए को अगर आपने क्या किया, ए का डिफरेंशिएशन किया, तो आप कहां पहुंच जाते हो? बी पर। मतलब ए से आपको ए को डिफरेंशिएट करके बी मिल गया, तो बी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, फिजिक्स में ए को डिफरेंशिएट करके ए नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमको बी मिल गया, और बी को वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। अब ये सब कैसे होगा हम करके दिखाएंगे आपको चैप्टर में, टेंशन मत लो आप, ठीक? तो डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, इंटीग्रेशन का जो फिजिक्स में काम आता है वो क्या काम आता है, तो ध्यान से चेक करो। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका काम करता है? समेशन का। किसका काम करता है? समेशन का काम करता है। अब ये समेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए जरा। देखिए जब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारी क्वांटिटीज को सम करने का जो काम करता है वो कौन करता है? इंटीग्रेशन। अब ये क्या बता दिया, समझो जरा, देखो इसको मैं आपके सिलेबस से रिलेट करके तब बताता हूं, ठीक? मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है, ये इस तरीके से, ये इतना सरफेस एरिया हमने आपको दिखाया है, ठीक है? ये देखिए, ये पूरा जो सरफेस एरिया है बहुत स्मॉल स्मॉल सरफेस एरिया से मिलके बना हुआ है, ठीक? ये देखिए, ये स्मॉल सरफेस एरिया है, फिर ये स्मॉल सरफेस एरिया है, फिर ये स्मॉल सरफेस एरिया है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इतना एरिया, फिर उसके बाद ये इतना एरिया, फिर ये इतना एरिया, बहुत स्मॉल स्मॉल एरियाज हैं, ओके? क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स बनाई है मैंने, ये इस तरीके से जो स्ट्रिप्स बनाई है ना, ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है? अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो ये सारे एरिया को क्या करेगा, ऐड करके आपको पूरा एरिया, इस 2 डायमेंशनल फिगर है, पूरा एरिया दे देगा। अब जरूरी नहीं कि एरिया को ही ये समेशन करे, ये वॉल्यूम को भी समेशन कर सकता है। मतलब ध्यान से समझो, देखो मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉल है इस तरीके से, ठीक? ये बॉल है स्फेयर। अब स्फेयर का वॉल्यूम आपको निकालना आता है, ये स्फेयर है, ठीक? तो स्फेयर का तो वॉल्यूम आप निकाल लेते हो, आपको फॉर्मूला पता है 4/3πr³, ठीक है? लेकिन अगर कुछ स्फेयर की जगह कुछ ऐसा होगा, कैसा? ये ऐसा उल्टा सीधा शेप का कुछ फिगर होगा, जैसे कोई बड़ा सा स्टोन है आपके पास, ठीक? ये इस तरीके से बड़ा सा स्टोन है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D, ठीक? तो भाई इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ठीक, इसका वॉल्यूम निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से छोटे छोटे वॉल्यूम ले लेंगे। छोटे छोटे वॉल्यूम को हम डीवी से दिखाएंगे, डीवी, ठीक है? पूरे वॉल्यूम को वी से और छोटे छोटे वॉल्यूम को हम डीवी से दिखाएंगे। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम डीवी, इतने पोर्शन का वॉल्यूम डीवी, और इतने पोर्शन का वॉल्यूम डीवी, और इतने पोर्शन का वॉल्यूम डीवी, ठीक? और इतने पोर्शन का वॉल्यूम डीवी, इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट डीवी डीवी वॉल्यूम्स के छोटे छोटे वॉल्यूम इसमें होंगे। भाई ये स्टोन है, ये छोटे 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 वॉल्यूम से मिलकर तो बना है, तभी तो पूरा वॉल्यूम तैयार होगा। तो ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स को ऐड करने का काम कौन करेगा? इसका समेशन करने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन। यानी कि हम कुछ ऐसा करेंगे, यहां पर इस स्टोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस स्टोन के स्मॉल वॉल्यूम के साथ ऐसा कुछ करेंगे। अब वो क्या करेंगे वो आप छोड़ो, वो आपको धीरे धीरे फिजिक्स में सिखाया जाएगा और मैथ्स में भी, ठीक? इस छोटे से वॉल्यूम के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक? अब मोटी मोटी बात फिर से सुन लीजिए, क्या इंटीग्रेशन किसका काम करता है? समेशन का, ठीक है? छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके वो पूरी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे देता है। जैसे छोटे छोटे वॉल्यूम को ऐड करके पूरा वॉल्यूम दे देगा, छोटे छोटे एरिया को ऐड करके वो पूरा एरिया आपको दे देगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, बस यही है। अब आपको देखना है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फटाफट, ठीक? नेक्स्ट देखिए आप, अभी जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराएंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए टाइप्स ऑफ
इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन के टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो इंटीग्रेशन का टाइप है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा आपका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, ये क्या होता है, ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये क्या होता है, ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों, इसमें इनडेफिनेट नाम से पता चल रहा है, ठीक है, वैल्यू इज नॉट नोन वेयर वी डोंट नो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, देखो, वेयर वी डोंट नो, वेयर वी डोंट नो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। यहां पर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं पता होगी, ठीक है, कहने का ये मतलब है। ध्यान से सुनिए जरा, देखिए किस तरीके से, यहां पर कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा, क्या, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, और यहां कुछ लिखा होगा एफ ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा, और यहां dx, ठीक, आई का मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो ये ऐसा जो सिंबल है सांप जैसा ऐसा बना होगा, और पीछे dx लिखा होगा, और यहाँ बीच में कुछ लिखा होगा। अब बीच में कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि आई इज इक्वल्स टू, ये लीजिए, कल मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो एक्स स्क्वायर दे दिया उसने, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर लिख दोगे बस, यानी कि हमको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है, ठीक है। अब लिमिट कहाँ लगती है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस, अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक रिवीजन क्लास चलेगी, बिकॉज हमको एरिया निकालना सीखना है, एरिया अंडर द कर्व हमको सीखना है, ठीक। ये क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया। यहां पर क्या होता है, वेयर वी डोंट नो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, यानी कि ना तो लोअर लिमिट पता है ना अपर लिमिट पता है, ठीक। और यहीं पर दूसरा आ जाएगा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो सेकंड टाइप है वो क्या आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट हम पता होगी, वेयर वेयर वी नो, वेयर वी नो द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर आपको लिमिट भी पता होगी इंटीग्रेशन की, जैसे कि i इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहां हमने एक्स स्क्वायर लिखा dx, ओके। अब ध्यान से सुनो, यहां नीचे कोई नंबर लिखा रहेगा, ऊपर कोई नंबर लिखा रहेगा, ठीक, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहां नीचे मान लो 2 लिखा है और ऊपर मान लीजिए 3 लिखा है, ठीक है, तो 2 को हम बोलेंगे लोअर लिमिट, 2 को बोलेंगे हम लोअर लिमिट, और ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। ये लिमिट्स क्या बताती हैं, लिमिट बताती हैं कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट, लोअर लिमिट 2 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका मतलब क्या है, अभी जब हम आपको कर्व वाला पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक, ठीक। तो बस यही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी आपको लिमिट नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक, और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आपको लिमिट दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब सुनो, अब फॉर्मूला और इसके कुछ सवाल। फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर 1 फॉर्मूला देखिए क्या है आपका इंटीग्रेशन का, जो फिजिक्स में आपके काम आएगा, मोशन इन वन डायमेंशनल, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n, ठीक है। और ये जो dx है ये ऑपरेटर होता है एक तरीके का, ये dx ऑपरेटर है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ओके। और यहां कुछ लिखा होगा जैसे x की पावर n या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ है ना। n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, याद रखना, n इज नॉट इक्वल्स टू -1, बाकी n कुछ भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसका जो आंसर आता है वो आता है x टू द पावर, ध्यान देना, n+1, n में 1 ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे c, ठीक है ना। तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n का, ठीक। दूसरा फॉर्मूला जो आप यूज करोगे, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अगर साइन x का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो आएगा यहां माइनस कॉस एक्स, ठीक, और साथ में आएगा प्लस सी।
अब ध्यान से सुनो, ये प्लस सी क्यों आता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? प्लस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका नाम है, ठीक। इसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये सी क्यों लगाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है। यहां देखिए माइनस कॉस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो जब आंसर सी से आएगा तो वहां वहां माइनस लगता है, यहां आंसर सी से आ रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक। और डेरिवेटिव में जब मतलब जब डिफरेंशिएशन निकाला था तो जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा था तो उसके आंसर में माइनस आ रहा था, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट आपको पढ़ना है cos x का, cos x dx इज इक्वल्स टू, अब देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस में c क्या आपका वही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, log x, नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर आएगा, सुन लो ध्यान से, 1/x का मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x की पावर -1 का, भाई x को ऊपर ले जाओगे, x को ऊपर तो x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, ठीक है, या 1/x का इंटीग्रेशन, ये कितना होता है log x होता है, याद करके आना है, और बेस e है, बेस e है प्लस c, ठीक, ये होता है। अब याद करिए लॉ, अभी चलो बाद में बताएंगे, छोड़ो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप, जो आपके काम आएगा वो है e की पावर x का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, सुन लो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस c, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, वैसे मैं ये सारी क्लासेस करा चुका हूं बट फिर भी देखिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, आया कि नहीं भाई? log x को अगर डिफरेंशिएट करते थे, ठीक, तो क्या आता था 1/x, तो आज अगर 1/x को इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आएगा log x, सही है ना। तो बस आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इतना फॉर्मूला आपके काफी मेरे ख्याल से, एक और लिख लो लिखना हो तो, क्या कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए किसका c इंटू, अब c के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो क्या, कोई भी फंक्शन हो x की पावर n हो, x की पावर n dx हो, तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो कांस्टेंट है जो c की पावर n में मल्टीप्लाई कर रहा है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बस, और इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n का, बस खत्म, ठीक, ये बस और क्या है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं सवाल करा रहा हूं, सवाल आप देखो, ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप सवाल देखो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया, ठीक है, फटाफट सवाल देख लीजिए कुछ, तो आपको जवाब आपका मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन दिया उसने इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है आपको, बहुत आसान सवाल है, x की पावर 2 dx, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का क्या होता है बताइए, x की पावर n+1 बाय n+1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, ठीक। तो इसका बेटा आंसर निकालो, कैसे आएगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करेंगे, x की जो पावर है 2 में 1 ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, और प्लस में क्या करेंगे c कर देंगे, ठीक। आंसर कितना आएगा, x की पावर 2 + 1 3 और अपॉन में 2 + 1 3 और प्लस c। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये c क्यों लगाया, वाई c, वाई यूजिंग c हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो जवाब सुनिए, c हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बताओ, कि एक्स स्क्वायर को, सुन लेना ध्यान से, जब हमने एक्स स्क्वायर को क्या किया, अभी भी आप देख लो आपके सामने, जब मैंने एक्स स्क्वायर को क्या किया, इंटीग्रेट किया, जब मैंने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, तो बताओ मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है क्या, x³ बाय 3 + c। तो ध्यान से सुनो,
अगर मैं एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, यानी कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक करने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं। हमने लिया y इज इक्वल टू, यही इसी को हमने क्वेश्चन बना लिया, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, निकालिए। तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको y मान लो और डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, करो। एक्स क्यूब का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में 1 माइनस करेंगे। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और पावर में 1 माइनस करते हैं, तो 3x स्क्वायर और अपॉन में क्या है 3 और प्लस। अब ध्यान देना जरा, c का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ठीक। तो क्या मिला आपको, 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर मिला। अब सुनो, यहीं पर अगर हम ऐसा ले लेते क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ऐसा ही रहता, और इस कांस्टेंट की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं। अगर मैं 10 ले लेता तो तब भी dy बाई डी एक्स कितना आता, 3 आएगा आगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 और प्लस 10 का कितना होता है 0, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पे मैं सवाल क्या लेता, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस 11 कर देता, तब भी dy बाय डी एक्स कितना आ जाता, 3 आगे आ जाता, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 11 का 0 हो जाता, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से dy बाय डी एक्स कितना आ जाता, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो बताओ, आप क्या देख रहे हो बताओ, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 10 का भी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 11 का भी डिफरेंशिएशन एक्स आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि एक्स क्यूब अपॉन 3 के बाद प्लस में क्या कांस्टेंट लिखा है ये हमें नहीं पता, 10 है, 11 है, -2 है, 1/2 है, क्या है, पाई है, ई है, क्या है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहां सी लिख के रखा हुआ है। इसलिए समझ रहे हो ना। अब देखो, इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है हर एक बार, तो इसलिए अगर हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते टाइम हमें एक सी लगाना होता है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। आया समझ में मैं क्या बात कर रहा हूं, बताइए, आया समझ में, यस और नो, जल्दी से बताइए, आया। सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई यहां पर सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्या पता सी की वैल्यू 0 हो, सोचो तो एक्स क्यूब, मान लो सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है तो y क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस 0। अब देखो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 0, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, वापस एक्स स्क्वायर आ गया। अब समझो कौन से फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके एक्स स्क्वायर ला रहे हो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम प्लस सी एक लगा देते हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन में चलो, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 ना लिख के प्लस सी करेंगे, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है हमें नहीं पता। कोई डाउट है बताइए, जल्दी से बताइए, कोई डाउट, एनी डाउट, जल्दी बताइए। नहीं, अब सुनो, तो इसलिए हम सी लगाते हैं। अब आगे की कहानी सुनो, सवाल करो बस, और क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया उसने आपको इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, आंसर क्या आएगा, एक्स का मतलब है कि एक्स की पावर 1 है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो तो 1 + 1, और जितना आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, प्लस सी लगा दो, खत्म खेल। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, ठीक, ये हो गया। अब मान लो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन मैंने आपको दिया क्या, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स दे दिया, बस ये मतलब है। अब सुन लो, जो डीएक्स है, डीएक्स को आप पता है क्या लिख सकते हो, 1 इंटू डीएक्स लिख सकते हो, पक्का 1 इंटू डीएक्स, डीएक्स होता है, डीएक्स एक स्मॉल क्वांटिटी है, कल मैंने आपको बताया था डीएक्स एक स्मॉल, डीएक्स क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स,
dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो dx कोई नंबर होगा और dx मतलब कुछ तो वैल्यू होगी dx की, तो dx 1 में मल्टीप्लाई करके आपको dx देगा, तो dx को 1 इंटू dx लिख सकते हैं। यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 इंटू dx और इज इक्वल्स टू, अब 1 को क्या लिख सकते हो तुम, x की पावर 0 इंटू dx, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 dx। अब बताओ x की पावर 0 का इंटीग्रेशन कर सकते हो, यस सर, क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x की पावर 0 प्लस 1 यानी कि x की पावर 1 अपॉन में 1 और प्लस c, यहां से आएगा x की पावर 1 का मतलब x अपॉन 1 x और प्लस c। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो x प्लस c आ गया। तो कहने का मतलब है आज के बाद हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट क्या, कि कभी भी अगर आपको ऐसा चमक जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx तो सीधे आपको x प्लस c लिखना है। ठीक, और सुनो यहीं पे 2-3 सवाल हम आपको देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx दे दिया किसी ने तो कुछ नहीं होगा, 5 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन बचेगा dx का, तो 5 ऐसे रहेगा और इनटू में जो भी dx का इंटीग्रेशन है क्या है x प्लस, यहां कंफ्यूज मत हो जाना भाई तुम, सुनो कुछ मत करो, बस यहां पे देखो जरा, 5 इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x प्लस सी, 5 इंटू एक्स 5x आ जाएगा और प्लस 5 इंटू सी एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c डैश, भाई 5 इंटू सी भी तो कांस्टेंट होगा। तो अब इतना तीन झाम करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुन लो डायरेक्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होता है, 5x होता है और प्लस में c, खत्म खेल, c लिखो, c डैश लिखो, k लिखो, कोई भी कांस्टेंट लिखो। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है तो मैं सवाल पूछूं आपसे, कोई डाउट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -6 dx, आंसर बताइए क्या आएगा, आंसर बताइए क्या आएगा इसका, इंटीग्रेशन -6 dx कितना आएगा, इसका आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर इसका, -6 कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इंटीग्रेशन dx और dx का x होता है बस खत्म, यानी कि -6x और साथ में प्लस c। कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक तो बता रहे हो, सही है। उसके बाद तो यही है बस, और क्या है इसमें। अब ये भी हो गया, अब देखो लिमिट वाले सवाल कैसे करते हैं, ठीक है, लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मतलब जब हमको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होता है, ये देखो इंटीग्रेशन हमको दे दिया, मान लो लिमिट 2 से लेके 3 तक और यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया dx, इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, सुन लो, आप लिमिट लिमिट को छोड़ दो, पहले पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन करना आता है, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, यही होता है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या करेंगे, एक्स की पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 और जो आएगा उसी से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और यहां ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। अब सुनो, यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे यहां पर और यहां हम लिखेंगे अपर लिमिट। अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा। सुनो ध्यान से, मतलब इस फंक्शन में ये जो दिख रहा है एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें जहां जहां एक्स आ रहा है 3 रखेंगे और जहां जहां, एक बार हम क्या करेंगे, देखो अपर लिमिट के लिए ऊपर जो दिख रहा है वो नंबर रख दो एक्स की जगह, एक्स का क्यूब है तो एक्स की जगह 3 रखोगे, तो 3 का क्यूब अपॉन में क्या था 3, इसको मत भूल जाना, जो था ये पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है पहले हम 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस, अब इसमें जहां जहां एक्स आ रहा है हम 2 रखेंगे, यानी कि 2 का क्यूब और अपॉन में 3, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 अपॉन में 3 और माइनस 2 का क्यूब मीन्स 8/3, यहां से आंसर क्या आएगा, 3 3 का एलसीएम 3 और 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8 हो जाएगा 19/3, इसका आंसर हो गया। और जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल लगाओगे, लिमिट दिख गई ना यहाँ, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल नाम ही इसका है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि डेफिनेट वैल्यू आती है यहाँ पर, कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा यहाँ, नो नो
constant of integration, no constant of integration is used. ठीक, तो ऐसे करते हैं। अब एक दो सवाल और करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन उसने दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -7 dx। ठीक, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x की पावर -7 + 1 और जो आएगा उसी से डिवाइड करेंगे, -7 + 1 और प्लस लिमिट नहीं दे के रखा है तो प्लस c करेंगे। ठीक, नाउ कितना आ जाएगा, x टू द पावर -7 + 1 -6 और अपॉन में -6 प्लस c। बस यही आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/6 इंटू एक्स की पावर -1/6 प्लस c। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to 0 sin x dx। करेक्ट, तो क्या करेंगे, आज ही याद कराया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। सुन लो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना पढ़ा है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स और यहां लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट कितनी है π/2 और अपर लिमिट कितनी है 0 है। अब सुन लो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, माइनस पहले बाहर ले लोगे तो माइनस बाहर ले लोगे तो बचेगा क्या, कॉस एक्स और ये लीजिए ऐसे। और क्या पढ़ाया गया, ये माइनस तो चलो बाहर रहेगा, इसको छोड़ो आप, इसको देखो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ब्रैकेट में जहां जहां एक्स है पहले अपर लिमिट रखोगे तो कॉस एक्स की जगह 0, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट यानी कि कॉस ऑफ, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे π/2। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 और माइनस कॉस π/2 का मतलब कॉस 90, π/2 का मतलब कॉस 90 होता है 0। तो यहां से आएगा, माइनस तो बाहर ऐसा ही है और ब्रैकेट में 1 - 0 1 है ना, तो -1 इज योर आंसर, -1 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ √x और प्लस 1/√x ये दे दिया उसने, है ना। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, भाई √x का क्या मतलब होता है, √x का क्या मतलब होता है, x टू द पावर 1/2। सही है, तो यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ एक चीज और, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन के ऊपर, यानी कि प्लस लगा है ना, तो पहले इसका करोगे और फिर इसका करोगे बस। तो पहले इसको ठीक से लिख लो, क्या, x की पावर 1/2 और प्लस 1 अपॉन, ये x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -1/2। तो यहां से हो जाएगा x की पावर -1/2। ठीक, ये हो गया। अब करना कुछ नहीं है, बस एक बार फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx और प्लस फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। बस, नहीं समझे, कुछ नहीं करना भाई, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करो और प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कर लो। अगर माइनस होता तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, x की पावर 1/2 कितना होता है बताओ, x की पावर में 1 ऐड करोगे तो 1/2 और प्लस 1 और जो आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एक ही बार लिखना है फाइनल आंसर में, यानी कि इसका भी निकाल के तब लिखेंगे। ये वाला प्लस यहां कॉपी किया और x टू द पावर -1/2 और प्लस 1 और अपॉन में -1/2 और प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लीजिए। ठीक, ये आ गया। नाउ यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से जाएगा x टू द पावर, अब देखो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। ठीक, और नीचे भी होगा 3/2 और प्लस देखो -1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2, तो x टू द पावर 1/2 और अपॉन में यहां पर नीचे भी आएगा 1/2। ठीक, और प्लस में c। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 2 जाएगा ऊपर तो ये 3/2 रेसिप्रोकल होकर 3/2 बन जाएगा, 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस ये 1/2 रेसिप्रोकल होगा, 2/1 का मतलब 2, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
देख सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि log 1 कितना होता है, 0 होता है। आपको मैंने log वाली क्लास में पढ़ाया था। log 1 बेस कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा, यानी कि log ऑफ 1 एट बेस e इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 1 to 2 इन द ब्रैकेट 1 by x plus x dx। अब सुनो, इसमें क्या करना है, 1 by x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1 होता है, ये समझ लो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका मतलब क्या होता है, 1 by x को आप क्या लिख सकते हो, 1 by x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 प्लस x dx। सही है। अब सुनो ध्यान से, देखो क्या आप, मतलब बात तो ये है ना कि 1 to 2 लिमिट लगेगी, x की पावर -1 का करेंगे पहले, और प्लस लोअर लिमिट 1 to 2 और फिर x का करेंगे, यही है। x की पावर -1 का करोगे इंटीग्रेशन, फिर x का करोगे, यही है ना। ठीक, अब ध्यान सुनो, x की पावर -1 में आप वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, कौन सा वाला, मैंने बताया था n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका करोगे ना, दिखा रहा हूं मैं आपको अलग से करके, x की पावर -1 dx है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे, अगर कौन से फॉर्मूले से कि पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0, समथिंग अपॉन 0 फिजिक्स में इन्फिनिटी होता है। ठीक, सुन लो ध्यान से, समथिंग अपॉन 0 फिजिक्स में इन्फिनिटी होता है, लेकिन मैथ्स में नॉट डिफाइंड होता है। सुन लिया ध्यान से, चलो ये भी बता ही देता हूं आपको, सुन लो। थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो मैथ्स में आप फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं डील करते हो, मतलब अगर कोई नंबर है ऊपर और नीचे 0 है तो वो लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, लेकिन फिजिक्स में कोई नंबर लिखा है ऊपर और नीचे 0 है, तो फिजिक्स में जो नंबर ऊपर लिखा है, ठीक है, और अपॉन में नीचे 0 लिखा है, तो फिजिक्स कहना चाहती है कि ये जो नंबर है कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को 0 से जब डिवाइड किया है तो आप इन्फिनिटी के पास पहुंच जाओगे, यानी कि बहुत बड़ा आंसर आएगा आपका। ये क्या बात है, सुनो, आप इन्फिनिटी पे पहुंचोगे, यानी कि बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब ये क्या बात है, सुनो, ये बात आप इस तरीके से फील कर सकते हो, सुनो ध्यान से, जैसे जैसे एग्जाम्पल देखना जरा, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 5/1 तो आंसर आएगा 5, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया 5/2 तो आंसर आएगा 2.5। आपने क्या देखा, न्यूमरेटर तो फिक्स है 5 और 5, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वहां आंसर बड़ा आ रहा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका आंसर छोटा आ रहा है। ओह सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, क्या, एक सेकेंड, क्या बता रहे हो सर, स्लाइड 8 में 2/3x होगा, कौन से स्लाइड 8 में 2/3x होगा, हाँ इसको करेक्ट कर लो यार, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ओके, अब सुनो, यहां पर आओ, यहां पर आओ, देखो इसको आप ऐसा करो, इसको यहां रखो, इसको यहां रखो। अब आप देखो 5 के नीचे जब बड़ा नंबर था 2 था, तो आंसर क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, सॉरी बड़ा कह रहा हूं, छोटा हो जा रहा है। फिर से देखो यार, एक बार फिर से, एक मिनट को, यहां से देखो, देखो 5/2 अगर किया तुमने, ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। तो 5 को अगर तुम किससे डिवाइड करोगे, 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो जैसे जैसे ये नंबर तुम क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, आंसर बड़ा आ रहा है। तो अगर हम फिजिक्स में 5 डिवाइडेड बाय 0 कर दें तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, 2 से छोटा करके 1 किया तो आंसर 2.5 से बढ़ के कितना हो गया, 5, और 1 से छोटा करके 0 करोगे तो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा आएगा। ये डिफरेंस होता है मैथ्स और फिजिक्स में 0 से डिवाइड करने पर, क्योंकि फिजिक्स में ये 5 कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो नॉट वो आएगा, क्या नाम है, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है ना, तो बहरहाल वहां से वापस यहां आओ, ये देखो x की पावर 0/0, अब ये इन्फिनिटी आ गया,
ठीक, हालांकि हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन एक तरीके से ये है तो मैथ्स, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन्फिनिटी ना लिख के आप नॉट डिफाइंड लिख दो इसको। इसलिए x की पावर -1 पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा वाला? x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला। यहां पर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? तो मैंने आपको क्या पढ़ा है बताइए? मैंने आपको पढ़ाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होता है? log x होता है, याद है? और प्लस c। ठीक, यानी कि log x होता है, प्लस c भी छोड़ो आप। ठीक, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 किसका? 1/x का और dx, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 x का। ठीक, चलो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो ये आ जाएगा log x। ठीक, और ब्रैकेट लगेगा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। ठीक है, लगा दो। कैसे सॉल्व होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां x है पहले 2 रखोगे यानी कि log 2 और माइनस log 1, है ना? और ये वाला प्लस हमने यहां कॉपी किया, और x की जगह 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, और माइनस x की जगह 1 रखोगे तो आएगा 1 स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से क्या हो जाएगा? log 2 ऐसा ही रहेगा, माइनस, अब ध्यान देना log 1 कितना होता है? 0। log 1 कितना होता है? 0, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आएगा log 2 माइनस 0 log 2 और प्लस 4 माइनस 1 3, तो log 2 प्लस 3 और आंसर। अब log 2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करके दिखा दूं आपको। देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करके दिखा दूं। क्या था? इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेके 2 तक 1/x और प्लस x dx, ये लो। ठीक, फटाफट 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। शायद मेरे से कोई गलती हो गई पीछे। यस, कोई गलती हो गई बच्चों, x²/2 होता था। ठीक, तो यहाँ अपॉन में 2 आएगा और यहाँ भी अपॉन में 2 आएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 4/2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 4/2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना होता है आपका? 3/2। log 2 माइनस 0 log 2 और माइनस 3/2। ठीक, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक तो किया है ना शायद। 2 माइनस 1/2 कितना होता है भाई? 2 to the 4 4 माइनस 1 3/2, सही तो है? ठीक है ना? और ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब ठीक है, ओके, तो ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे करेंगे। 1/x का क्या हो जाएगा? log x और प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। ये पूरे का एक साथ कर लिया और ब्रैकेट लगा के पूरे पे लिमिट लगा दो 1 से लेके 2। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां x आ रहा है हम 2 रखेंगे पहले, तो इस पूरे में जहां जहां x आ रहा है पहले अपर लिमिट रख दो, यानी कि log 2 और प्लस x की जगह 2 यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन 2, है ना? ये हो गया ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहां जहां x आ रहा है 1 रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? log 1 और प्लस x की जगह 1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, यहां से आएगा log 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 4/2 2, सही है? और माइनस ब्रैकेट में log 1 कितना होता है? 0 0 हो जाएगा ये, और 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा ये लो। तो यहां से हो जाएगा क्या? log 2 और प्लस 2 और माइनस में 1/2 इज इक्वल्स टू log 2, है ना? बेस ई है, बेस ई चल रही है यहाँ पर। 2 माइनस 1/2 कितना होता है? 3/2 होता है। ये लीजिए आंसर आ गया, और सब जगह बेस ई है। करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, log 1 0 कैसे होता है? क्या आपने क्लास नहीं करी log वाली? बताइए। log 1 0 होता है, अब जाके आप रिवीजन करिए। मैंने क्या पढ़ाया था? log वाली क्लास नहीं करी क्या हर्षिता आपने?
जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी आपकी मैथ्स वाले सेक्शन में, मैथ्स में लॉग पढ़ाया मैथ्स वाली क्लास में, क्या पढ़ाया था वहां पर कि यहां पे बेस ई है, यहां 1 है ना, तो हाँ ई की मतलब यहां पर जो आंसर आता है वो ये होता है, ई की पावर में ऐसा क्या लगाएं कि आंसर ये आ जाए, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 ही तो क्या होता है 1 होता है। अगर मैथ्स की क्लास करी होगी तो आएगा याद। और हाँ, जो बायोलॉजी वाले लोग देख रहे हैं, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी भाई कि कैसे आया, इसमें मत फंसो कैसे आया, चुपचाप याद कर लो, ठीक। मैथ्स वालों को तो फिर भी पता होना चाहिए, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप चुपचाप log 1 की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एकदम रियल प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, फिजिक्स की रियल प्रॉब्लम जो कि हम लोग हैंडल किया करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्वेश्चन देगा वो, ये देखिए, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है और अपर लिमिट क्या है इसकी आर है, ठीक। और क्वेश्चन दिया कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां दे दिया उसने डी आर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है डी आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो वेरिएबल कौन है आर है, जैसे वेरिएबल एक्स होता था पहले। मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसा सवाल दे दूं 1/x² dx, तो इसको कैसे हैंडल करोगे बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 dx, ठीक। फिर क्या करोगे, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस सी, सही है। तो एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस सी, तो यहां से आएगा एक्स की पावर, देखो ये -1 माइनस आगे आ जाएगा और एक्स की पावर -1 का मतलब 1/x प्लस सी, यही आएगा। और मैं तो कहता हूं याद कर लो, आप याद कर लो भाई, क्या याद कर लो, बहुत काम पड़ता है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है और प्लस में सी, याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट देखो, मान लो मैंने आपको सवाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/m² dm, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आएगा -1/m, क्योंकि यहां ऑपरेटर क्या था dx, तो यहां वेरिएबल x था, यहां ऑपरेटर dm है तो वेरिएबल m है, तो 1/m² का क्या आएगा -1/m प्लस c। बताइए कोई डाउट है। ओके नाउ, अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा बताइए। ये देखिए बच्चों, g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। m क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m किसी बॉडी का मास है। अरे छोड़ो भाई, कैपिटल M भी मास है, स्मॉल m भी मास है। अब मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो क्या होता है, मास चेंज होता है क्या भाई, मेरा मास तो चेंज होगा नहीं, किसी भी बॉडी का मास नहीं चेंज होगा। आप बाजार से आलू लेके आओगे 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम ही रहेगी ना, मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो बेटा जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, स्मॉल m भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 में r² dr, और लिमिट लगी हुई है इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर तक। ये इसकी एकदम रियलिस्टिक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, जो हम फिजिक्स में यूज किया करेंगे। ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई बेटा कि नहीं बताइए। GMM को मैं क्यों बाहर ले आया बच्चों, बताइए, ये बात समझ में आई। जिसको नहीं समझ में आई भाई, ये चल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से लेके आर तक, बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, GMM, और इंटू में 1/r² dr लिख सकते हो कि नहीं बताओ। क्योंकि GMM इंटू 1 वापस GMM हो जाएगा अपॉन में r², तो GMM कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले आओगे और क्या बचेगा 1/r²। अब बताओ बेटा, अब बताओ, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जवाब है, चल ये रहा है कि GMM जो कांस्टेंट है वो इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है। यस सर, है ना। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में लिख दो ना चुपचाप, और ये इंटीग्रेशन तुम पढ़ के आए हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr कितना हो जाएगा ये -1/r। यस और नो, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, लिमिट वाला, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा कितना हो जाएगा 1/r, ओ भी माइनस का, और लिमिट लगेगी कहां से कहां, लोअर से अपर, यानी कि इंफिनिटी से लेके आर तक। सही है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी इंटीग्रेट करके माइनस में आए तो पहले माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर ले लोगे तो -GMM इन द ब्रैकेट 1/r, है ना, और इंफिनिटी टू आर। कोई डाउट है बताइए,
कोई डाउट है? अब क्या खेल खेलना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा रहा हूं। देखिए, अच्छा, इंटीग्रेशन को ना आई से भी दिखाते हैं, तो आई से भी दिखाते हैं, यानी कि ये आई एक तरीके से। तो आई हमारा अभी तक यहां तक हम पहुंच गए, आई की वैल्यू इतनी है, ठीक। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? माइनस जी एम एम, और इन द ब्रैकेट 1 अपॉन आर, माइनस बाहर चला गया, इंफिनिटी से लेके आर तक। चेक कर लो, यही है माइनस जी एम एम, और इन द ब्रैकेट 1 अपॉन आर, इंफिनिटी से लेके आर तक, ठीक। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट आर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम। अब सुनो क्या करेंगे। अब वही बात है, क्या जो वेरिएबल था, कौन था वेरिएबल? स्मॉल आर। तो उस जहां जहां वेरिएबल आ रहा है वहां वहां एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट। मतलब समझो, 1 अपॉन आर की जगह अपर लिमिट रखोगे कैपिटल आर, और माइनस, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 1 अपॉन आर की जगह लोअर लिमिट रखोगे इंफिनिटी। और एक चीज आपको याद रखना है, क्या? 1 अपॉन इंफिनिटी होता है कितना? 0। और 1 अपॉन 0 कितना होता है फिजिक्स में? इंफिनिटी, याद रखना, ठीक। तो यहां से होगा आई इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इन द ब्रैकेट 1 अपॉन आर, और माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। यहां से हो जाएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम, ओके, 1 अपॉन आर माइनस 0, 1 अपॉन आर। तो यहां से क्या आएगा आंसर? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? आई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम इंटू 1, तो जी एम एम अपॉन में आर। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। तो इस टाइप का आपको मिला करेगा फिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एकदम रियलिस्टिक प्रॉब्लम थी। एक और मैं प्रॉब्लम आपको देता हूं। अच्छा हाँ, और एक चीज, ठीक है बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो सब आप छोड़ो, वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए था कि किया क्या है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया मोमेंटम को, ठीक है। क्वेश्चन दिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू वी और डीवी। वी वेलोसिटी है, एम क्या है? मास है, और लिमिट लगा के दे दी उसने यू नॉट से वी एफ तक, ठीक। यू नॉट से लेके वी एफ तक, ये लोअर लिमिट है यू नॉट, और अपर लिमिट है क्या? इसको आप यू जीरो बोलो या इसको आप यू जीरो बोलो या यू नॉट बोलो, बात सेम है, ठीक। और वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी। उन सबसे छोड़ो, आप टेंशन मत लो, बस आप लोअर लिमिट देखो यू नॉट, अपर लिमिट क्या है? वी एफ है, बस चुपचाप सवाल करो जैसे करते हो। अब देखो एम क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर? एम मास है, मास कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी, सही है। और लोअर लिमिट क्या है? यू नॉट, और अपर लिमिट क्या है? वी एफ, ठीक। यहां से क्या होगा? एम ऐसे ही रहेगा, ठीक। और वी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन? वी का क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एक्स की पावर में 1 ऐड करोगे, यानी कि एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, यही पढ़ाया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी कितना हो जाएगा? वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स की जगह वी आ गया, बस वी वेलोसिटी जो कि वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक। तो वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। और डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम सी नहीं लगाएंगे। तो एम और ब्रैकेट में वी का हो गया क्या? वी स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट कितनी है? यू नॉट, और अपर लिमिट कितनी है? वी एफ, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट, यहां से हो जाएगा एम, ओके। और यहां क्या रखोगे आप? v की जगह वी एफ, वी एफ का स्क्वायर बाय 2, बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट रखोगे, जहां जहां v है वहां वहां वी एफ रखेंगे, तो v का स्क्वायर यानी कि वी एफ का स्क्वायर बाय 2, और माइनस v की जगह हम u नॉट रखेंगे, यानी कि u नॉट का स्क्वायर बाय 2, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन आ जाएगा भाई, नीचे 2 है ना दोनों में, तो 1/2 कॉमन आ गया। 1/2 m इन द ब्रैकेट क्या हो गया? वी एफ स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक, ओके। ठीक है,
नाउ अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx, ठीक है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए जरा, जैसे आप x की पावर n का करते थे वैसे ही करना है। ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। x की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी, वही कहानी यहां पर भी चलेगी सेम। कैसे, ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ax और प्लस बी टू द पावर, भाई ये x की पावर n टाइप का है, फंक्शन और फंक्शन टाइप का कुछ है, ये देखो, तो n+1 करेंगे अपॉन n+1 करेंगे, बस इसमें एक काम और करेंगे, प्लस सी भी करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगा देंगे। सुन लो ध्यान से, जो x का कोफिशिएंट है उससे बस डिवाइड लगा दोगे, तो 1 से a से डिवाइड लगाओगे, इस पूरे में a से डिवाइड लगाने का मतलब 1/a से मल्टीप्लाई करना। ठीक, सवाल देखो, क्वेश्चन दिया उसने आपको, इंटीग्रेट 2x प्लस 3 टू द होल पावर 4, ये सवाल दिया, कुछ नहीं करना है, सीधे कर दो। ये सोचो x लिखा हुआ है, पहले इसका कर लो, ये जो लिखा है x लिखा है, तो हो जाएगा 2x और प्लस 3 की पावर 4+1 अपॉन 4+1 और प्लस सी, और सुनो, जो x का कोफिशिएंट है बस उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 कर लिख देंगे आगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से 1/2 और 2x प्लस 3 टू द पावर 4+1 5 अपॉन में 4+1 5 और प्लस सी। अब यहां से क्या आ जाएगा 2 5 10, यानी कि आगे आ जाएगा 1/10, तो 1/10 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहां से 5 और प्लस सी, ये लीजिए, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी dx। ठीक, अब देखो आपको वैसे तो इसका काम पड़ेगा नहीं, बट आप फिर भी सुन लो, कोई टेंशन नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आप पढ़ के आए हो, कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होता है, वही काम यहां पर भी करोगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन चेंज होगा किसमें, माइनस कॉस में, और साइन का जो एंगल था वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी, और कुछ नहीं करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे, यानी कि आगे 1/a आ जाएगा बस, और प्लस सी, खत्म, -1/a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको ऐसा मिल जाए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये आप क्या पढ़ के आए हो, साइन एक्स प्लस सी, सही है। तो सुनिए ध्यान से, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, यानी कि साइन, और जो एंगल में लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और सुनो एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दोगे। लेकिन जितने भी एग्जाम्पल आप कर रहे हो, ध्यान रखना है आपको, यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई पड़ना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस बी यानी कि x की पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो जवाब है होगा, लेकिन मैथ्स वाले पढ़ेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ क्वाड्रेटिक हो गया, x की पावर 2 हो गया। ठीक, ये सब क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ax प्लस बी दे दिया गया dx, इसका आंसर कैसे आएगा, तो आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx, कितना आता है आंसर का, ई टू द पावर x आता है प्लस सी, तो वही काम यहां पर भी करेंगे, क्या e की पावर में जो रहता है वो एज इट इज हो जाता है, यानी कि e की पावर x प्लस बी तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड, यानी कि 1/a से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx, ये कैसे करोगे, आपने क्या पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये कितना आता था याद करो,
log x बेस e और प्लस c, सही है। तो इसका भी आंसर वैसे ही आएगा, यानी कि 1 में जो कुछ है लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये log के साथ लगेगा। भाई वहां पर क्या होता था x, तो log x आता था, यहाँ log ऑफ दिस यानी कि log ऑफ ax प्लस बी आएगा, और बस कुछ नहीं है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/a लगा देंगे आगे, और बेस e है और प्लस c है, खत्म। ठीक, इसके बाद ठीक है, बस यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे में बेवजह आपको फालतू का दे देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0, आंसर आएगा 0, खत्म। 0 को इंटीग्रेट करना है ना, 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो देखो इंटीग्रेशन 0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0, है ना, और 0 इंटू इंटीग्रेशन dx का x होता है तो x इंटू 0 0, खत्म। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए जरा, अब ध्यान से सुनिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही, वो आपको सुनना है ध्यान से, नोट्स लगाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कभी भी पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन दिया, पोजीशन को एक्स से दिखाते हैं, ठीक, तो अगर आपने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। सुन लिया ध्यान से, क्या पोजीशन अगर दी हुई आपको, उसको अगर आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या बता रहे हो सर, मतलब ये है सर, फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। ठीक, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, x क्या है, पोजीशन है। ज्यादा टेंशन मत लो, बस सुनते हुए चले जाओ, सवाल कराएंगे पारंगत हो जाओगे, टेंशन मत लो, बस सुनते चले जाओ, बस सुनो यहां से और यहां से निकाल दो, बस एक बार देख लो कि हाँ कुछ बताया था। ठीक, तो वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt कैसे करेंगे सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तो पोजीशन x को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। ठीक, और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में आओगे, यानी कि वेलोसिटी अगर दी हुई है और उसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे पोजीशन निकल आएगी। ठीक, अब सुनो, वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसकी टेंशन मत लो, आप सारे सवाल पढ़ाए जाएंगे, कराए जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और सुनो, अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, रुक जाओ, पहले आप ये देखो जरा क्या पढ़ा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपको क्या निकालना होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt, याद कर लीजिए। वेलोसिटी इज डिफाइंड एट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v इज इक्वल्स टू dx बाई dt और a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अब सुनो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा सर, भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो, बस सुन लो। अब देखो, एक्सेलरेशन को आप क्या करोगे, अगर इंटीग्रेट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग, अब कैसे करते हैं वो सब पढ़ाया जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप वापस कहां पहुंच जाओगे, वेलोसिटी पे। यानी कि अगर एक्सेलरेशन दिया है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो पोजीशन मिल जाएगी। पोजीशन दी है, डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, अब सुनिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सुनो, अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लिया, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी।
सुन लो ध्यान से, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, उसका अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, सब कुछ निकाल के दिखाएंगे भाई। सवाल जब सामने आएगा बस नोट्स देख के चले आना क्लास में, बस इतना कॉपी सामने देख के, बस इतना देख के बता देना कि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, तो आप बस इतना बता देना सर स्लोप निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगी। स्लोप निकालना भाई मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक, दूसरा, अगर आपको स्लोप निकाल लिया आपने किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वीटी, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एस्केलेशन। ठीक, इतनी बातें हैं, सारे सवाल आएंगे, आप टेंशन मत लो। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब वहीं पर आते हैं एरिया अंडर द कर्व वाले पर। एरिया अंडर द कर्व, अब सुनो, ये समझने वाली बात है भाई, ध्यान से देखना, नहीं बाउंस करेगा। अब बाउंस करेगा तो 2-3 साल तक बाउंस करेगा और जिंदगी भर बाउंस करेगा, इसलिए समझ लेना। मैं आपको एक सवाल देता हूं बहुत छोटा सा, ये केस 1 का सवाल है। मान लो कि मान लो कि मैंने आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटी दे दी, एक वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, इसका ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ एक रेक्टेंगल आ रहा है इस तरीके से, ध्यान से सुनो, ये ऐसे, ठीक, या आप सब कुछ छोड़ो, आप मुझे बस ये बताओ, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है यहां पर इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है बच्चों, वो इसने 3 मीटर दे दी आपको, ये लेंथ दे दी 3 मीटर, ये ऑरिजिन है, यहां पर x0 है। ठीक, और इसकी ब्रेथ दे दी आपको 2 मीटर। चलिए इसका एरिया बताइए मुझे कितना आएगा, सिंपल सा सवाल है, इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा। क्लास 9 का सवाल है, 8th का सवाल है, 7th क्लास का सवाल है, बताइए। 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान सवाल मैंने पूछा आपसे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे आप, यानी कि 3 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक, कितना आ जाएगा, 3 टू द 6 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमने क्या किया, इसी सवाल को देखिए हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है, ध्यान से सुन लीजिएगा जरा, देखिए, अब हम सोचेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ को याद रखना। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, सुनो ध्यान से। अब हम सोचेंगे क्या, कि ये जो रेक्टेंगल है ये छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, मतलब यही वाला रेक्टेंगल है, छोटा बड़ा होगा उसको आप छोड़ो। ठीक, सुनिए ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल है, आप सोचो, क्या सोचो, कि ये बहुत पतली पतली स्ट्रिप से बना हुआ है, या आप इसको इस तरीके से सोचो, ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। ये देखो, ये इसका एक एलिमेंट है, और थोड़ा इसको चौड़ा कर देते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ये एक बहुत छोटी सी एलिमेंट है इसकी, मतलब क्या बता रहे हो सर, सुनो, ये एक स्ट्रिप है, पहली स्ट्रिप है, ये फर्स्ट स्ट्रिप, ये होती बहुत पतली स्ट्रिप है, ये ऐसी एक स्ट्रिप रखी, फिर एक और स्ट्रिप रखी ऐसी, समझ लो ना, एक स्ट्रिप, और इसके साइड में एक और स्ट्रिप, और इसके साइड में एक और स्ट्रिप, और इसके साइड में एक और स्ट्रिप। तो सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल के अगर ऐड कर लिया जाए तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी इसमें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी। क्या आप समझ सकते हो? नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे कर लो, क्या, एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लो, ले सकते हो, ले लो, चलो, ठीक। ये रेक्टेंगुलर पेपर अगर आप लोगे तो इस पेपर में कितनी स्ट्रिप्स काटी जा सकती हैं सीजर से, कैंची से। भाई एक पेपर ले लो ऐसा रेक्टेंगुलर, और उसमें से स्ट्रिप्स काटो। ये रेक्टेंगुलर पेपर है, अब है ना, यहां से स्टार्ट करो, ये इसकी पहली स्ट्रिप है,
ये पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, ठीक है, ये स्ट्रिप निकल रही, अब समझ में आएगी इतनी बात, है ना। तो ये इसकी स्ट्रिप फर्स्ट, ये इसकी सेकंड, और दोनों को ऐसे पास पास रखोगे और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप रखोगे। अब ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है इसके पास भी तो कुछ एरिया है, और इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, जितनी रेक्टेंगल की लेंथ थी, ये लेंथ तो उतनी है, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो ब्रेथ है, यानी कि ये जिसकी विड्थ है, ये बहुत छोटी। सुन लो, मैंने आपको ये पतली सी स्ट्रिप काट के दिखाई है, आपको आंखों से दिख भी रहा है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, बहुत छोटी है। मैंने कट करके इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको इसकी विड्थ दिखाई पड़े, लेकिन एक्चुअल में ये बालों से भी पतली विड्थ है, ऐसे समझो, आपके हेयर से भी पतली स्ट्रिप मैंने निकाल के रखी है, बालों से 1000 गुना पतली स्ट्रिप। तो ऐसी कितनी स्ट्रिप्स इसमें आएंगी, तो जवाब है ऐसी इनफिनाइट स्ट्रिप्स आएंगी, और सबका एरिया अगर हम ऐड कर लेंगे, ठीक, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ऐसी इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, ये नेक्स्ट वाली होगी, ठीक, ऐसे करके नेक्स्ट वाली होगी। मैंने तो आपको बना के भी दिखा दिया, लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं जो बना सके, क्योंकि इतनी स्ट्रिप आएंगी तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है सर, चल ये रहा है, अब ध्यान से चेक करना जरा, तुम्हें क्या करना है, सोचना है कि स्ट्रिप के बारे में या एक एलिमेंट के बारे में, ये ऐसे, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा ना चौड़ा करके दिखा रहा हूं आपको ऐसा, ताकि इसकी विड्थ आपको दिखाई पड़े। अब ध्यान सुनो, लेंथ और ये ब्रेथ, ब्रेथ हो गई इसकी 2 मीटर, वो तो फिक्स हो जाएगी ब्रेथ। अब इसकी ब्रेथ कह रहा हूं, सॉरी, इसकी लेंथ तो फिक्स है ना भाई, जो इसकी लेंथ थी वही इसकी लेंथ होगी, लेकिन इसकी विड्थ, विड्थ है, अब इसकी विड्थ है dx। सुन लो, मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज को हम कैसे दिखाते हैं, डी लगाकर, ऑपरेटर डी लगाकर। तो इसकी चौड़ाई जो है उसको dx मानना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अब ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये स्ट्रिप भी तो रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है। तो ये जो हमने लिख दिया यहां पर, देखिए जरा, dx क्या है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट है आपका, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। तो dx क्या है यहां पर, थिकनेस या विड्थ ऑफ द, dx क्या है, थिकनेस या विड्थ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की ये विड्थ है। अब सुनो ध्यान से, एक बार बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसका एरिया कितना है, एरिया भी इसका छोटा सा होगा। तो अगर आप होल एरिया को कैपिटल ए से दिखा रहे थे, तो छोटे से एरिया को हम किससे दिखाएंगे, बालों से भी पतली स्ट्रिप है, उसका एरिया कितना होगा, डीए। तो डीए क्या है आपका, एरिया, डी लगा के दिखाया, स्मॉल एरिया को दिखाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट या एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक। अब डीए निकाल पाओगे, एरिया कैसे निकालोगे बताओ, है तो रेक्टेंगुलर शेप का ही ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2, तो ये जो स्मॉल एरिया है डीए, ये कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू, और ब्रेथ कितनी है डीएक्स, ये लीजिए। अब सुनो, तो डीए की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू डीएक्स, यानी कि 2 dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे कितने एलिमेंट है इसमें, बहुत सारे, सबका एरिया कितना होगा, डीए डीए डीए, तो ऐसे सभी डीए को ऐड करने के लिए समेशन करना होगा, समझो। नेक्स्ट वाली स्ट्रिप होगी, इसका भी एरिया डीए होगा, नेक्स्ट वाली स्ट्रिप होगी, इसका भी एरिया डीए होगा। तो सभी डीए को ऐड करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब आज की क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन क्या करता है, समेशन का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। इंटीग्रेशन किसका काम करता है, समेशन का। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्मॉल एरिया का, स्मॉल एरिया आ गया एलिमेंट का 2dx, अब इसका समेशन करना है आपको, यानी कि ऐसे बहुत सारे डीए हैं, सबको जोड़ना है, जोड़ने के लिए इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 2dx, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनो, डीए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, भाई डीए का इंटीग्रेशन का मतलब सारे स्मॉल डीए ऐड हो जाएंगे, इसका एरिया डीए, इसका एरिया डीए, नेक्स्ट वाली स्ट्रिप का एरिया डीए, नेक्स्ट वाली का, ऐसे बहुत सारे डीए, सबको ऐड करके आपको पूरा रेक्टेंगल का एरिया दे देगा, टोटल एरिया, ए टोटल, ए लिखो, ए टोटल लिखो, बात सेम है, इज इक्वल्स टू। अब सुनो, ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करती वो आपको देखना है जाकर। तो इस स्ट्रिप में इसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, और ये स्ट्रिप मूव कहां से कहां करती, एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू 3 तक, चेक कर लो। यहां पर x इज इक्वल टू 0 था, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहां पर पहुंच के x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये स्ट्रिप जहां से जहां मूव करेगी वो आपको लिमिट लगानी होती है, वो क्वेश्चन में पहचानना होता है। तो धीरे धीरे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो।
अभी आप ये समझो कि जब ये स्ट्रिप हम लेंगे, ये, अरे भाई यहां पे दिखा दूं, चलेगा? देखो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप यहां से चलना शुरू करेगी x इज इक्वल टू 0 से, और कहां तक चलेगी? x इज इक्वल टू 3 पे। या दूसरे शब्दों में बोले तो सबसे पहली स्ट्रिप कहां आ रही होगी? x इज इक्वल टू 0 पे, और सबसे लास्ट वाली कहां आ रही होगी? x इज इक्वल टू 3 पे। और इसके बीच में बहुत सारी स्ट्रिप्स आ रही होंगी, तो सभी स्ट्रिप्स का एरिया का समेशन करना है, तभी तो ये मिलेगा। और वो समेशन करने का स्टाइल ये लिखा हुआ है, ठीक? तो आपको नीचे लगाना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? जहां से स्ट्रिप का जन्म हुआ है, जहां से वो चलना शुरू करी, बनना शुरू हुई है, x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, और x इज इक्वल टू 3 अपर लिमिट है, ठीक? तो a टोटल कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर वही आएगा जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला से निकाला था, लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है? तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, एरिया हमारा उतना ही आ जाएगा 6। देखो यहां से हो गया कितना एरिया, टोटल एरिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, और लिमिट है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान दो, क्या इंटीग्रेशन 2dx करना आता है? आज की क्लास में सिखाया है। इंटीग्रेशन 2dx कितना हो जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, तो 2x आना चाहिए इसका आंसर। तो 2dx का आंसर कितना आ जाएगा? 2x, और लिमिट लगेगी लोअर 0 अपर 3। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे? 3। अगर आप चाहो 2 कांस्टेंट है, बाहर भी ले सकते हो, ये ऐसे करके अंदर बचेगा x, और लिमिट लगेगी वेरिएबल पे x पे, 0 to 3, ठीक? अब यहां से क्या हो जाएगा? 2 इन द ब्रैकेट, जहां जहां x है हम क्या रखेंगे? 3, तो 3 माइनस x की जगह 0, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 और 3 माइनस 0 3, यानी कि 2 इंटू 3, और 2 3 जा कितना होता है? 6, वही आ गया। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हो, ये पक्का हो गया, ठीक? मीटर स्क्वायर। अगर आप यहां से करते तो यहां से भी आंसर आ जाता। कैसे? इसमें जहां जहां x है पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 3, और माइनस जहां जहां x है लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 0। तो यहां से आएगा 2 3 जा 6, और माइनस 2 0 जा 0, 6 माइनस 0 6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 में आपको दिखाता हूं, ठीक? केस नंबर 2 में क्या होगा? अभी क्या था? ये जो एलिमेंट ट्रेवल कर रहा था, यहां पर ध्यान से चेक कर लेना, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप यहां पर ट्रेवल कर रही थी, चल रही थी, ये इस तरीके से कुछ खास बात देखिएगा। अभी जो एलिमेंटल स्ट्रिप यहां से चल रही थी इस तरीके से, अभी इसकी हाइट नहीं चेंज हो रही थी, हाइट फिक्स थी। कभी कभी ऐसा होता है इसकी हाइट भी चेंज करती रहती है, इसकी हाइट भी चेंज करती रहती है। वो केस नंबर 2 है आपका। तो केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 कौन सा केस है? व्हेन द हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप इज चेंजिंग, elemental strip is changing continuously, is changing continuously। तो इसको देखने के लिए आप ये समझो, क्लास 10th में चले जाओ थोड़ी देर के लिए। क्लास 10th में आपने ग्राफ पढ़े हुए थे, और माना कि कोई ग्राफ है कुछ इस तरीके का, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये इस तरीके से, ठीक? अब ये ग्राफ है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, x की वैल्यू पुट करते जाओगे और y आता जाएगा, उसको प्लॉट कर दिया, ऐसा करके ग्राफ आ गया, ठीक? अब आपसे बोला गया क्या कि यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, ठीक? और हमने ग्राफ पर एक पॉइंट चूज कर लिया, ये वाला, और इस पॉइंट से ग्राफ तो पता नहीं कहां तक जा रहा है, उसको छोड़ो आप, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको बोला कि भाई आप ये वाला एरिया बता दो मुझे, ये कर्व है ना येलो कलर का, तो एरिया अंडर द कर्व ये बता दो। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू x है, या x इज इक्वल टू 2 है, कुछ भी है, जो है सो है। मान लो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ तक आए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ x इज इक्वल टू 2 हो गया। और मुझे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया अंडर द कर्व चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक? अब ये मैं कैसे निकालूंगा?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या, मैं यहाँ पर एक एलिमेंटल स्ट्रिप लूंगा कहीं पर बीच में। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं ली इस बार? अरे भैया कहीं पर भी ले लो, सुन लो ध्यान से, वो ट्रेवल कहाँ से कहाँ करेगी, यहाँ से यहाँ तक। एक एलिमेंटल स्ट्रिप के बारे में सोचिए, ये इस तरीके से, ठीक। अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप की खासियत क्या है सोचो, अगर आप इसको ऐसे पीछे ले जाओगे तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। मतलब यहाँ वाली जो स्ट्रिप है उसकी हाइट क्या है, कुछ और है, यहाँ वाली स्ट्रिप की हाइट कुछ और है, और जो एंड में आ रही होगी उस स्ट्रिप की हाइट क्या है, कुछ और है। और जो स्टार्टिंग में आ रही होगी यहाँ बहुत छोटी सी, उसकी हाइट कुछ और है, ठीक। यहाँ पर जो स्ट्रिप आ रही होगी उसकी हाइट कुछ और है। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक स्ट्रिप के बारे में सोचना है कोई भी, तो एक स्ट्रिप के बारे में सोच लो, ठीक। और इसकी 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 जो लेंथ है वो वेरिएबल है इस बार, लेंथ इसकी मान लो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और आप देख भी रहे हो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू डालते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट y मिलता जाएगा, और आप चेक भी कर सकते हो अलग अलग x पे अलग अलग y मिलेंगे। इस x पे इतना y, 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 ठीक। तो इस बार इसकी लेंथ वेरिएबल है यानी कि y है, और सुनो इसकी विड्थ हो गई dx। तो वही कहानी है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx क्या है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, थिकनेस ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप या एलिमेंट, ठीक। अब सुनो, इस एलिमेंट का एरिया निकाल लीजिए, इस एलिमेंट का एरिया निकाल लीजिए, इस एलिमेंट का एरिया भी स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया को डीए से दिखाओगे। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्ट्रिप होती है वो कौन से शेप में दिख रही है, स्ट्रिप कौन से शेप में दिख रही है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह y और ब्रेथ की जगह dx, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सुनो, ये तो एक स्ट्रिप का एरिया है, और जितनी भी स्ट्रिप इसमें बनेंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी स्ट्रिप्स का एरिया अगर आपको ऐड करना है तभी तो ये पूरा एरिया आपको मिलेगा, दिस वन, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करने के लिए आप ऑपरेटर क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन वाला, यानी कि हम लेफ्ट में भी इंटीग्रेट करेंगे और राइट में भी इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से कहां रखोगे, जहां से स्ट्रिप बनती है, फर्स्ट स्ट्रिप यहां बनी x इज इक्वल टू 0, और लास्ट स्ट्रिप कहां पे आ रही होगी, x इज इक्वल टू 2 पर, तो 0 और x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक। डीए का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया आ जाएगा। जितने भी डीए का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मीनिंग होता है क्या, डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस अप टू इंफिनिटी, यानी कि जितने भी स्मॉल स्ट्रिप्स बने सबका एरिया डीए डीए डीए, सभी डीए को ऐड कर रहा है और आपको टोटल एरिया दे देगा, ठीक। यानी कि डीए आपको बता रहा है समीशन ऑफ द ऑल स्मॉल एरियाज, समीशन ऑफ ऑल द स्मॉल एरियाज, ठीक। और ये इक्वल हो जाएगा फाइनली किसके, टोटल एरिया, ए क्या है, टोटल एरिया, ए क्या है, टोटल एरिया अंडर द कर्व, ठीक। अब चलो, अब बताओ, यहां पर हो गया 0 to 2 और y की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी हुई है। y एक तरीके का y फंक्शन है किसका, x का, x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, y वेरिएबल है तो y की वैल्यू किसके टर्म्स में रखेंगे, x के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y को x में चेंज कर लो, तो y की जगह x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर dx। अब बताओ ये नहीं करना आता आपको, ये सिखाया है, क्या हो जाएगा यहाँ से, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और लिमिट लग जाएगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी है 2, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब, भाई x की जगह 2, 2 का क्यूब अपॉन में 3, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, यानी कि 0 का क्यूब अपॉन में 3, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो व्हाट विल बी टोटल एरिया, आंसर इज 2 क्यूब 8, 8/3 और माइनस 0 क्यूब 0/3 0, तो 8 माइनस 8/3 माइनस 0, क्यूब केवल 2 के ऊपर लगा है क्योंकि x के ऊपर क्यूब है, 3 के ऊपर क्यूब नहीं है, ओके। तो 8/3 माइनस 0, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, 8/3 आ गया, ये लीजिए। यानी कि ऐसा कर्व का कोई भी फॉर्मूला, ये तो रेक्टेंगल नहीं है, चेक कर लो ना, ये रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं काम आएगा क्लास 11 में, आपको इंटीग्रेट करके एरिया निकालना पड़ेगा, शेप वो कैसा भी दे देगा, ये देखिए
आपने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, इसका थोड़ी ना पढ़ा है, इस एरिया का नहीं पढ़ा है आपने। तो कैसा भी एरिया आ जाए, कुछ गिवन कंडीशंस की हेल्प से, इसको बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं, ये जो दिया रहता है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, कुछ दी गई कंडीशंस या दी गई बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एक सिनेरियो ये वाला, देखिए हाउ टू टेक एलिमेंट्स इन एरियल इंटीग्रेशन। अब ये सब तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आएगा, बट आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करो। देखो, मान लो कि एक सर्कल उसने हमको दे दिया, ठीक, ये इस तरीके से एक सर्कल है। अब इस सर्कल का मान लो मुझे एरिया निकालना है, ठीक। तो सोचो अब इसमें आप एलिमेंट को कैसे सोचोगे। लास्ट टाइम आपने एलिमेंट को कैसे सोचा था, एलिमेंट वर्टिकल स्ट्रिप्स थी, रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप थी। इस बार ये सर्कुलर स्ट्रिप्स होंगी। खुद सोचो, ये सर्कल तब बनता होगा, ऐसे सोचो कि एक स्ट्रिप यहां आती होगी, ये देखो ये वाली स्ट्रिप। अब मैं तो बना नहीं पाऊंगा, इसके अंदर भी एक स्ट्रिप होती होगी, वो मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं कितना बना दूं, एक स्ट्रिप। फिर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये लो, ये रही आपकी दूसरी स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप का एरिया है, ठीक। फिर ये रही आपकी तीसरी स्ट्रिप। ऐसे करके कितनी स्ट्रिप्स आएंगी इसमें, इनफाइनाइट। सभी स्ट्रिप्स का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको सर्कल का टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रिप देखो इस तरीके से आएगी। सबसे अंदर वाली स्ट्रिप के बारे में मत सोचिए, क्योंकि सबसे अंदर वाली जो स्ट्रिप होगी वो भी कुछ ना कुछ स्ट्रिप, बहुत छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, बालो कितनी विड्थ है उसकी, ये लो। नेक्स्ट स्ट्रिप ये वाली है, और सभी स्ट्रिप की विड्थ क्या है, सेम है। मेरी तो उल्टी सीधी आ रही होगी, लेकिन सभी की स्ट्रिप की विड्थ क्या है, सेम है, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रिप क्या आ रही होगी, समझ जाना भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब बताओ, सभी स्ट्रिप्स की आप अगर एरिया ऐड कर दोगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब देखिए सवाल, देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से चेक करिए। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ठीक है ना। सवाल देखिए, ये एक सर्कल है। अब जब सर्कल के क्वेश्चंस आएंगे, अब मान लो इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, तो आप सोचोगे इसमें कोई एलिमेंटल स्ट्रिप है, ये इस तरीके से, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे ली है। सुन लो ध्यान से, सेंटर पे x बराबर कितना है, 0 है। सुन लो, यहां से x स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से पे x बराबर 0 है, और हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप चूज करी है। क्या बता रहे हो सर, ये देखो सर, जैसे हमने यहां किया था, क्या हमने ये वाली स्ट्रिप सोची थी, और मान लो ये x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पे थी। वही चीज यहां पर भी है, हम सेंटर से x डिस्टेंस पर आकर एक स्ट्रिप लेंगे, ये वाली। अब बताओ, ठीक। और मान लो कि इसका रेडियस दिया हुआ है आपको कैपिटल आर, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। सेंटर से यहां तक की दूरी आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। अब सुनो, इस स्ट्रिप को बाहर निकालो पहले तो, ठीक, यही स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप को कैंची से काट लो, सीधे से कट करो यहां से, और काट के खोल दो ऐसे करके। जब ये खुलेगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, तो जवाब है ये जो सर्कमफेरेंस का लेंथ है, ये जो पूरा सर्कमफेरेंस का लेंथ है, ठीक। अच्छा, सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन हम यहां क्या लेंगे, 2 पाई एक्स लेंगे। ये क्या बता रहे हो सर, क्योंकि देखो ये वाली जो स्ट्रिप है, इसका रेडियस कितना है, इसके लिए रेडियस कितना है, एक्स है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका क्या होगा, ये वाली जो विड्थ है, अरे भाई वो क्या है, dx है, उसकी विड्थ कितनी है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है dx, और dx टेंड्स टू 0, dx इज वेरी स्मॉल, ठीक। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली बाउंड्री की लेंथ लगभग, और ये वाली बाउंड्री की लेंथ लगभग बराबर है, उसकी आप टेंशन मत लो। ये भी 2 पाई एक्स है, और ये भी 2 पाई एक्स है, क्योंकि dx कितना है, ये जो गैप है, ये जो विड्थ है, dx वेरी स्मॉल है, ठीक। तो सेंटर से यहां तक x, मतलब इसका रेडियस आप x ले लो, तो ये वाली बाउंड्री की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 पाई एक्स। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ है, यही इस, जब यहां से इसको कट करके खोलोगे इस तरीके से, यहां से कैंची से काट के इसको ऐसे खोल दो, तो ये 2 पाई एक्स लेंथ हो जाएगी, और इसकी विड्थ कितनी मानी तुमने, dx। फिर से वही है, क्या dx क्या है,
dx इज थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। पिछली बार एलिमेंट जो दिखाई पड़ रहे थे वो खड़े खड़े दिखाई पड़ रहे थे, एलिमेंट ये खड़े खड़े। इस बार एलिमेंट जो है सर्कुलर रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप हाथ में रिंग पहनते हो वो वाला, है ना। तो dx क्या है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट है, यानी कि यही dx है आपका। जब इसको कट करके खोल दोगे तो यही dx है। अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना, इसका एरिया बहुत छोटा सा हो जाएगा dA, क्योंकि इस ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल किसके एरिया को बता रहा है, इस स्ट्रिप के एरिया को बता रहा है, ठीक। तो ये एरिया स्मॉल एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला यहां से देखो, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही स्ट्रिप का एरिया होगा, जो शेडेड रीजन है, ठीक। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2πx, ये लेंथ हो गई और ब्रेथ में हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। लो 2πx dx। अब ध्यान देना जरा, इधर भी इंटीग्रेशन किया, इधर भी। अब सुनो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तो जवाब है जहां से स्ट्रिप बनना शुरू होती है, इमेजिन करिए ये यहां से जन्म लेना शुरू करती है और यहां तक जाती है, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर r तक जाती है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, इसके बाद नेक्स्ट वाली आएगी, इसके बाद नेक्स्ट वाली आएगी। तो x इज इक्वल टू 0 से स्ट्रिप्स का जन्म हुआ होगा, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक जितनी भी स्ट्रिप्स आएंगी सबका एरिया ऐड करना है, यानी कि लिमिट लगेगी कहां से कहां, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो डीए का इंटीग्रेशन कैपिटल ए, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 2π कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। अब यहां से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2π। अब ध्यान देना जरा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, सही है, ये पढ़ाया था मैंने, और लिमिट लगेगी कहां से कहां, 0 से लेके r तक, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, कहां पे करें, यहां कर लें, इसको छोटा कर दो थोड़ा, इसको सॉल्व करो। तो a इज इक्वल्स टू 2π, ओके, और इन द ब्रैकेट, अब सुनो ध्यान से, एक बार x में क्या रखेंगे, अपर लिमिट, जहां जहां x है अपर लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा r का स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस जहां जहां x है हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2π। अब r स्क्वायर बाय 2 ही तो बचेगा, 0 बाय 2 0 हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई r स्क्वायर। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे से 10th क्लास में पढ़ा है उनको मैंने बताया भी था कि वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, ये सब हम इंटीग्रेशन से डिराइव कर सकते हैं एलिमेंट लेके, वॉल्यूम का, एरिया का। तो ये देखिए सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है वो हमने डिराइव कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या सीखा, 2 डायमेंशनल फिगर सर्कल में स्ट्रिप कैसे ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल था, कल से आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी थी, इसलिए मैंने 2 क्लासेस करी हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। इतना पहले आप सीख के आना, ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवीजन करके ही क्लास में आइएगा। अब मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं और हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।